नमस्कार, वेलकम टू वेदांत कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, 5 क्लास होने के बाद जो छठी क्लास आपकी आएगी वह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। तो आज की क्लास में जो आपको प्रश्न मिलेंगे उनका स्तर थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम लोग अच्छे से समझते हुए सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, which of the following allows different devices to be connected to the computer without requiring reboot of the computer? करना क्या है आपको कि डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करनी है। किससे कनेक्ट करनी है? कंप्यूटर से कनेक्ट करनी है। और कनेक्ट तो करनी है, लेकिन एक शर्त है, और शर्त ये है दोस्तों कि रीबूट नहीं होना चाहिए कंप्यूटर, विदाउट रिक्वायरिंग रीबूट। यानी कंप्यूटर से आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करें और रीबूट करने की आवश्यकता ना हो। तो एग्जांपल के तौर पे आप प्रिंटर कनेक्ट करते होंगे, रीबूट करने की कोई जरूरत नहीं। आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते होंगे, रीबूट करने की कोई जरूरत नहीं। या आप कोई और आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करते होंगे, रीबूट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसी उसी चीज को हमें ढूंढना है जिसको कनेक्ट करें और रिबूट की आवश्यकता ना हो। देखिए, यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, एक तो सीरियल पोर्ट है और एक पैरेलल पोर्ट है। इनको आप विशेष तौर पे पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन पोर्ट पे कितनी पिंस होती हैं। कई बार क्वेश्चन जब नॉर्मल लेवल का पूछना होता है, थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड, तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि सीरियल पोर्ट पे कितनी पिंस होती हैं और पैरेलल पोर्ट पे कितनी पिंस होती है, या सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट पे किन किन डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। खैर, इसकी चर्चा हम करेंगे। आज बात करते हैं कि ऐसा यहाँ पे आपका तो राइट आंसर हो जाएगा सी। यूएसबी पोर्ट को आप कनेक्ट करेंगे तो आपको रिबूट करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यूएसबी पोर्ट आप जानते हैं कई प्रकार से होता है। जैसे कि आप जानते हैं माइक्रो यूएसबी। उसके बाद जो यूएसबी है, इसके कई सारे टाइप होते हैं, और जिसमें से आप ए टाइप यूएसबी, बी टाइप यूएसबी और सी टाइप। सी टाइप आप देखते हैं आपकी, सी टाइप यूएसबी आप देखते हैं कि आपकी जो करंट मोबाइल स्क्रीन आ रही है उस पर कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। खैर, तो यहाँ पर ये यूएसबी पोर्ट हो जाएगा। वेरियस टाइप के पोर्ट्स होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंग्रेजी भाषा के टेक्स्ट को संपादित करने के लिए किस प्रकार के मोड का उपयोग किया जाता है? 2016 की बात हो रही है, एमएस वर्ड 2016 की बात हो रही है, जहां पर नए अक्षर को टाइप करने पर सम्मिलन बिंदु के दाईं ओर मौजूदा अक्षर बदल जाते हैं। यानी बात हो रही है कि आप टेक्स्ट को इंसर्ट करें और टेक्स्ट को इंसर्ट करने के बाद जो एग्जिस्टिंग आपका लेटर है, कैरेक्टर है, उसको जब आप ऐड करें तो उसके दाईं ओर अक्षर बदल जाए। ठीक है, राइट साइड में करना है। ठीक, इंसर्शन पॉइंट के। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस फंक्शन को, इस मेथड को हम जानते हैं ओवर टाइप मोड के नाम। ओवर इंसर्शन से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसे कहते हैं ओवर टाइप मोड इंसर्शन। कई बार आपको एक पूरे डॉक्यूमेंट में कोई शब्द चेंज करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपने डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें कई सारी डेट्स ऐसी थी या ऐसे शेड्यूल थे प्रोग्राम जो सोमवार को होने थे, लेकिन अब आपको लगता है कि वो मंगलवार को होने चाहिए या बुधवार को होने चाहिए। तो वहां आप उसको तेजी से रिप्लेस करने के लिए क्या कर सकते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस मेथड का यूज करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, एक बार में ही आप, जैसे सोमवार लिखा हुआ हो तो वहां पे आप सोमवार लिख करके उसकी जगह टाइप कर सकते हैं मंगलवार, या जो भी आप चेंज करना चाहें, नाम चेंज करना चाहें, या कोई और चीज, डेट हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है। तो पूरे डॉक्यूमेंट में आपको वो पहले फाइंड कर देगा कि 10 जगह पर, 10 प्लेसेस पर ये वर्ड पाया गया, और वहां पर सारी जगह जो आपने नया वर्ड दिया है उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो यहाँ पे ओवर टाइप का मेथड यूज हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 3 है स्क्रीन पर, क्या कहता है, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल फॉर्मेट that represent documents independent of any kind of application software, hardware and operating system। बहुत ही बारीकी से इस प्रश्न को पढ़ेंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन होना तय है। एक ऐसे सॉफ्टवेयर की बात करनी है, इज अ फाइल फॉर्मेट, ऐसा कौन सा फाइल का फॉर्मेट है जो क्या काम करेगा, रिप्रेजेंट करेगा किसको, डॉक्यूमेंट्स को। यहीं से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। करना क्या है, डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करना है, और दूसरी चीज क्या है कि वो फाइल का फॉर्मेट भी होना चाहिए। यहां से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को, ठीक है। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है किससे, एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन हो उससे स्वतंत्र है, ठीक है। हार्डवेयर हो उससे भी स्वतंत्र है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हो उससे भी स्वतंत्र हो। यानी बात को समझिएगा, एक ऐसी फाइल टाइप आपको बतानी है जो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में डालें वैसे ही खुले, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में डालें वैसे ही खुले, और किसी भी हार्डवेयर का कंपोजिशन हो उसमें मतलब हार्डवेयर बैकग्राउंड में हो और सॉफ्टवेयर हो उसमें अगर आपकी फाइल ओपन की जाए तो वैसे ही खुले। तो वो आपकी एक ही फाइल है जिसको हम जानते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ के नाम से। पीडीएफ फाइल आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, आपका एडमिट कार्ड आता है या आप कोई ई बुक पढ़ते हैं तो पीडीएफ फॉर्मेट में होती है। मित्रों, पीडीएफ फॉर्मेट के जिस फीचर के बारे में बात हो रही है उसको एक एक समझते हैं। एप्लीकेशन की बात करें, देखिए पीडीएफ फॉर्मेट की फाइल आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू से ओपन करेंगे तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हमेशा एक जैसे रहने वाली है। जहाँ पे आप फोटो सेट करेंगे, जो आप लेटर का साइज देंगे, जो लेटर का फॉन्ट्स होगा, जो उसका कलर होगा, वो वही रहने वाला है। आप चाहे किसी सॉफ्टवेयर में ओपन करें या फिर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन करें, उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि आप कोई टेक्स्ट फाइल लें या आप एमएस वर्ड की कोई फाइल लें, ठीक है, और आप उसमें एक फॉर्मेटिंग निर्धारित करें, कहीं फोटो लगाएं, टेक्स्ट लिखें, फॉन्ट साइज करें, कलर कोई उसमें फिल करें, और उसके बाद आप उसको डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम पे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि फोटो कहीं पर नजर आ रही है, टेक्स्ट कहीं पर नजर आ रहा है, सब इधर का उधर हो जाता है। कई बार ऐसा आपके साथ हुआ होगा। तो वहाँ ऐसी समस्या से बचने के लिए हम पीडीएफ यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का यूज करते हैं। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से कौन कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये बताना है। तो देखिए कौन नहीं है। नंबर 1 आपका दिया है जावा, स्विफ्ट, पाइथन और सी के साथ मल्टीपल प्लस लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो जावा जानते हैं आप, बहुत ही फेमस और रिलायबल, सिक्योरिटी के मामले में फेमस और रिलायबल आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्विफ्ट भी एक लैंग्वेज है, पहले बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहा है इसका, पर यूज़ की जाए। पाइथन बहुत सी तेज़ी से बढ़ती हुई लैंग्वेज है, पुरानी लैंग्वेज है पर इसका आज भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। सी प्लस 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 ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसको समझिएगा कैसे। आपने सुना होगा सबसे पहले सी लैंग्वेज, और सी के बाद जो उसकी सक्सेसर लैंग्वेज आती है उसको जानते हैं सी प्लस प्लस के नाम पर, और उसके बाद जो लैंग्वेज आती है वो आती है सी शार्प के नाम से। तो यहाँ पर 2 प्लस होते हैं, 4 प्लस नहीं होते, बस यही माइनर सी मिस्टेक है। तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन सही कर लेंगे। आगे देखें, प्रश्न नंबर 5 स्क्रीन पर है और कहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एफ
इन विंडोज ओएस। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको क्या करना है, कंट्रोल की के साथ F प्रेस करना है। और जब आप कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे तो F से पहले आप एब्रीवेट कीजिए, इसको मान लीजिए क्या होता है, फाइंड। जैसे आप कंट्रोल के साथ अगर P प्रेस करते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट जानते हैं कंट्रोल प्लस P मतलब प्रिंट, कंट्रोल प्लस O मतलब ओपन, कंट्रोल प्लस N मतलब न्यू फाइल, कंट्रोल प्लस बी मतलब बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई मतलब इटैलिक। बहुत सारे चीजें हैं, कंट्रोल प्लस यू मतलब अंडरलाइन वगैरह वगैरह। एफ का मतलब क्या होगा कि ये काम करेगा आपको किसमें, ओपन अ सर्च और फाइंड फीचर। एक ऐसा फीचर ओपन कर देगा, इसमें क्या कर सकते हैं, या तो सर्च कर सकते हैं या फाइंड, एक ही बात है। सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे क्या, टू लोकेट टेक्स्ट और आइटम्स, फाइल्स, वेब पेजेस, जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं या ढूंढना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा कंट्रोल और एफ का यूज करके। कभी आप करके इसको देखिएगा अपने कंप्यूटर। तो आगे देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, इन एम एस वर्ड डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज डायलॉग। सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपको दिखाना है स्क्रीन पर, या यूं कहें आपको सेव एज करना है, तो आप कंट्रोल के साथ, सॉरी कंट्रोल कह रहे, ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसको प्रेस करने के बाद आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो दो चीजें हैं आपके पास। पहले आप जानते हैं अगर आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आप कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करते हैं, यस। लेकिन आपको उसको सेव एज करना यानी दूसरी लोकेशन पे सेव करना है, या फॉर्मेटिंग का नाम चेंज करना है, या डॉक्यूमेंट का टाइप चेंज करना है, तो आप उसको सेव एज भी कर सकते हैं। और उसके लिए आपकी जो फंक्शन कीज दी गई होती है 1 से 12 तक, उनमें से आप F12 का यूज कर सकते हैं। कई बार पेपर में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि फंक्शन कीज कितनी होती हैं कीबोर्ड में, तो 12 होती हैं 1 से 12 तक। वहीं F9 की बात करें, F9 का यूज डॉक्यूमेंट में एक फीचर होता है अपडेट करने का, उसके लिए किया जाता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC। सिंपल सा क्वेश्चन है, खैर कोई बात नहीं। इसका मतलब मैंने बताया था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आगे देखें प्रश्न नंबर 8 है, इन वर्ड प्रोसेसिंग व्हाट इज द हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, अगर आपने कभी वर्ड फाइल पर स्पेसिंग का काम किया होगा, आप जो डॉक्यूमेंट देते हैं उसमें इंडेंट और स्पेसिंग नाम से एक कॉलम होता है, और ये कॉलम होता है आपकी पैराग्राफ की सेटिंग में। जब आप पैराग्राफ की सेटिंग पे जाएंगे तब आपको इंडेंट एंड स्पेसिंग मिल जाएगी, और आप जब इंडेंट और स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे तो आप जो डॉक्यूमेंट है उसमें किस प्रकार कहाँ कहाँ पर स्पेसिंग देना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में, अप में, डाउन में, या फिर जो आपकी जो दो लाइन है उनके बीच में स्पेसिंग देना चाहते हैं, या फिर पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग देना चाहते हैं। मल्टीपल फीचर होते हैं स्पेसिंग को लेकर के, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि आप यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे। तो पूछा क्या है, हैंगिंग इंडेंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, और पैराग्राफ का बाईं या दाईं ओर अलाइनमेंट नहीं, मार्जिन बिल्कुल नहीं, पैराग्राफ की पहली पंक्ति का इंडेंट नहीं, ये हो जाएगा डी, पहली पंक्ति को छोड़ करके काम करेगा ये। पहली पंक्ति को छोड़कर सभी पंक्तियों का इंडेंट कहां पर सेट करेगा, पैराग्राफ का। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 9 कहता है विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू इंटर मोशन डेटा इनटू कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको कौन सा डेटा इंटर कराना है, देखिए यहां पर दिया हुआ है, इंटर कराना है कौन सा डेटा, मोशन डेटा, मोमेंट का जो डेटा हो वो इंटर कराना है। तो आप जो डिवाइसेस दी गई हैं आप उनको देखकर ही पता लगा सकते हैं, जैसे एक बारकोड दिया हुआ है,
जब भी आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, कोई प्रोडक्ट, और जब आप बिलिंग कराते हैं तो वहाँ पर एक डिवाइस होती है बारकोड स्कैनर, उससे स्कैन करके उसकी अवेलेबिलिटी, उसका प्राइस, एक्सपायरी डेट वगैरह भी जो इन्फॉर्मेशन उस बारकोड में रखी गई हो वो चेक हो जाती है। तो ये कोई मूवेबल डिवाइस या मूवेबल आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, सॉरी रिकॉग्निशन, MICR, पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था फुल फॉर्म बताइएगा। तो MICR भी कोई मूवेबल चीज़ नहीं है। मैंने आपको बताया था जो बैंक में चेक्स होती हैं उनको चेक करने के लिए ओरिजिनल है या नहीं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक इंक का यूज़ किया जाता है, तो ये भी नहीं है। लाइट पेन, मूविंग, काम नहीं करेगा ये। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल का आप छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि जो पुराने जमाने में आपके माउस आते थे वहां पर ट्रैक बॉल को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। माउस में लेफ्ट और राइट कीज के अलावा बीच में एक बॉल लगा देते थे जिसको मूव करके आप स्क्रीन पर कर्सर इधर उधर कर सकते थे। ठीक है। इसके अलावा जैसे गेमिंग का फीचर हो गया, वहां पर भी आप इसका बेहतर अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये मूवेबल जो चीजें होती हैं, मोशन जिनमें होता है, उनको कंप्यूटर में इंसर्ट करने के लिए, इनपुट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका। आगे चले, प्रश्न नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर का सबसे फास्टेस्ट मीडिया क्या है आपके पास, ये आपको बताना। चार आपके पास ऑप्शन है, फाइबर ऑप्टिक्स, अनट्विस्टेड वायर, या ट्विस्टेड पेयर वायर, या कोएक्सियल केबल। बताइए। कई सारी केबल्स आपने देखी होंगी। जब आप एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि अगर आपने कोई एक्साइटल जैसे ब्रॉडबैंड नेटवर्क का इंटरनेट कनेक्शन अपने घर में लिया हो, उनकी जो केबल्स आती हैं, अगर आपने कभी इंस्टॉलेशन अपने डिवाइस के सामने कराया हो तो देखते हैं कि वो फाइबर ऑप्टिक्स की जो केबल होती हैं उनको किस तरीके से बाइंड करते हैं, जोड़ते हैं आपस में। अगर आपके घर में डिश लगी हुई है तो डिश के जो एंटीना है उससे जो एक केबल आती है जिसमें एक एल्युमिनियम की एक एक्सटर्नल लेयर होती है, उसके बाद एक इंसुलेटर लेयर होती है, फिर बीच में एक कोर लेयर होती है किसी मेटल की, वो भी एक केबल का टाइप है। या फिर आपके घर में या ऑफिस में जो कंप्यूटर आपस में एक केबल द्वारा कनेक्ट होते हैं जिसे हम लोग लैन केबल कहते हैं, कई सारे वायर होते हैं, वो केबल हो गई। उसके अलावा आप नॉर्मल यूएसबी में देखते ही हैं, केबल्स कई सारी होती है। तो आप देखते हैं एक पतली सी केबल होती है और उसी केबल के थ्रू पूरे एरिया को इंटरनेट का कनेक्शन हाई स्पीड में दिया जा रहा होता है। सोचिए आप, कितनी छोटी, सॉरी कितनी पतली सी केबल के माध्यम से पूरे एरिया को अगर कनेक्टेड किया जा रहा है हाई स्पीड डेटा के साथ, तो इसका मतलब है कि फाइबर ऑप्टिक्स बेहतर स्पीड प्रोवाइड करेगी। जितने भी आपके आधुनिक जमाने में ये जो टावर्स लगे हुए हैं, ये सारे टावर्स आपस में जिस केबल से कनेक्ट हैं वो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स ही है। कभी आपने देखा होगा ऑरेंज कलर की एक केबल गई हुई होती है और उसको अगर कहीं कटी फटी केबल मिल जाती है तो बहुत सारे उसमें आपको वायर्स जैसे दिखते हैं और उनमें कांच होता है, उसी को बोलते हैं फाइबर। ठीक है। तो ये आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, प्रश्न नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अ डिवाइस ड्राइवर। ऐसा कौन है इन चार ऑप्शन में जिसको यानी ड्राइवर की आवश्यकता है रन करने के लिए। एक एक समझते हैं। डिस्क, अगर आप कोई डिस्क इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम में तो उसको रन करने के लिए, उससे डेटा एक्सेस या यूँ कहें कि कम्युनिकेशन करने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी। तो यहाँ पर यही आपका राइट आंसर, बाकी क्यों नहीं है। रजिस्टर, आप जानते हैं कि जो आपका सीपीयू होता है उसी में इनबिल्ड होते हैं रजिस्टर, तो वहाँ ड्राइवर की कोई आवश्यकता नहीं है। मेन मेमोरी यानी रैम की बात हो रही है, यहाँ भी आपको रैम लगाने के बाद कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। और कैश मेमोरी भी इसी का एक पार्ट है, तो यहाँ इसमें कोई ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश रिफर्स टू द कोड ऑफ रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर जिम्मेदार व्यवहार को कोड को संदर्भित करता है
कौन? सिंपल सा प्रश्न है। जैसे आपने कभी हैकिंग के बारे में सुना हो, तो जब भी आप हैकिंग के बारे में सुनते हैं तो एक टर्म आता है इथिकल हैकिंग। क्या आता है? इथिकल हैकिंग। और हैकिंग तो आप समझते हैं, किसी की परमिशन के बिना उसके सिस्टम से डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना हैकिंग कहलाता है। और भी कई सारी परिभाषाएं हो सकती है, लेकिन इथिकल शब्द जोड़ दिया गया तो इसका मतलब है कोई भी आप अनैतिक कार्य ना करें, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। अगर आप ऐसा करते हैं, सिक्योरिटी रीजन से करते हैं, जैसे सरकार करती है, आपके फ़ोन टैप कर सकती है या आपके अकाउंट की जानकारी प्रॉपर उनके पास सदैव रहती है, इसको भी आप कह सकते हैं। तो इसके लिए कोर्स होते हैं एथिकल हैकर्स बनने के लिए, वो अलग टर्म है, लेकिन इसको समझते हैं क्या है। इंटरनेट पर जिम्मेदार व्यवहार। अब देखिए यहीं से बात हो रही है, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की बात हो रही है यहाँ पर। और रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर कौन करेगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई मतलब नहीं बनता इसका। साइबर इथिक्स, बिल्कुल सही जवाब। तभी आपने सुना होगा, पहले के जमाने में, ज्यादा दूर की बात नहीं, 8-10 साल पहले साइबर कैफे खुला करते थे, तो उनका नाम भी आप देखते हैं साइबर। और साइबर से और भी जानते हैं आप, साइबर क्राइम या साइबर सेल। तो यहाँ पर इथिक्स जानते हैं, नैतिकता पर बल देता है, यानी ऐसी जो इंटरनेट पर आपका व्यवहार हो जो नैतिक हो, वही आपका साइबर एथिक्स कहलाएगा। साइबर लॉ का मतलब नहीं है, और साइबर सुरक्षा तो आप कर ही सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी सजग हैं, आईसीटी की इतनी क्लास को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप साइबर सिक्योरिटी के मामले में बेहद अच्छे होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। खैर, प्रश्न नंबर 13 है, डैश इंश्योर्स सिक्योर ट्रांसफर ऑफ डेटा ओवर एन अनसिक्योर्ड नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। अब देखिए, यहीं पर अब अभी हमने हैकिंग या एथिकल बिहेवियर की बात की, और दूसरा ही प्रश्न आ गया, ऐसा कौन है जो इंश्योर करता है क्या सिक्योर ट्रांसफर? यानी डेटा का सिक्योर मतलब सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक और समस्या है, कहां पर होगा? ओवर एन अनसिक्योर्ड नेटवर्क। डेटा का ट्रांसफर होना है सुरक्षित तरीके से, लेकिन होना कहां है? अनसिक्योर्ड, जो सुरक्षित ना हो ऐसे नेटवर्क पर, सच एज द नेटवर्क। अब बताइए वो क्या कहलाता है? मान लीजिए मुझे एक पत्र भेजना है किसी बी व्यक्ति को, लेकिन मैं जानता हूं कि जिन जिन हाथों से वो पत्र होकर के जाएगा वो उसको जरूर पढ़ लेंगे या देख लेंगे। तो अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, और भेजना मुझे उन्हीं के हाथों से है। तब मैं क्या करूंगा? उस पत्र पर इस तरीके से लिखूंगा कि उसका एक कोड वर्ड होगा उसको पढ़ने का, जिसके पास उसकी की होगी वही उसको पढ़ पाएगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है, जैसे आप देखते हैं कि एक नोट को 20 से फाड़ के पुराने जमाने की मूवीज पे दिखाया जाता था, उसमें अलग अलग नंबर्स होते थे। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही क्रिप्टोग्राफी की। और क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है? इनक्रिप्ट हो जाती है आपका जो मैसेज है, आपकी जो फाइल है इनक्रिप्ट हो जाएगी दूसरे फॉर्मेट में, और एक की जनरेट हो जाएगी। जब तक वो की आप नहीं डालेंगे अपनी फाइल को ओपन करने के लिए, तब तक वो फाइल आप खुद भी ओपन नहीं कर पाएंगे। एंटीवायरस का कोई मतलब बनता नहीं है, हैकिंग भी नहीं और क्रैकिंग भी नहीं। क्रैकिंग का मतलब होता है किसी इनक्रिप्टेड फाइल को तोड़ना, उसको एक्सेस करना क्रैकिंग कहलाता है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखें, प्रश्न नंबर 14 कहता है आईबीएम 360। समझिए प्रश्न को। IBM 360 was developed in which of the following generation? ये एक आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको याद करना पड़ेगा कि IBM 360 कब डेवलप किया गया था। ये आपका थर्ड जनरेशन का, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 कहता है व्हाट डू वी कॉल ए नेटवर्क whose element may be separated by some distance
इट यूजुअली इन्वॉल्व्स 2 और मोर स्मॉल नेटवर्क। क्या करेगा? इन्वॉल्व करेगा किसको? 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल छोटे नेटवर्क को। एंड डेडिकेटेड हाई स्पीड टेलीफोन लाइंस, ये भी समझिए, टेलीफोन लाइंस पे डेडिकेटेड यानी काम करेगा, और वो भी कैसी होंगी? हाई स्पीड लाइंस होंगी। तो समझिए यहाँ पर क्या होना चाहिए। यूआरएल का मतलब जानते हैं आप? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और जानते हैं आप, जब www करके कुछ लिखते हैं .com, यही आपका यूआरएल कहलाता है, जिसे आप लिंक के नाम से जानते हैं। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। www जानते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। और कई बार पूछ लिया जाता है कि www का गठन किसने किया या किसकी सहायता से आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। खैर, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पर एक टर्म आपको दिया गया है, 2 और मोर स्मॉल नेटवर्क, 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नेटवर्क को कनेक्ट करेगा और उसके साथ हाई स्पीड टेलीफोन लाइंस पे वर्क करेगा। ये आपका वैन ही कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैन का ऑप्शन दिया गया होता तो फिर कंफ्यूजन हो जाती। क्या लगा है? ऐसा ऑप्शन देगा ही नहीं क्योंकि ये ज्यादातर मैन के करीब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वॉइस असिस्टेंट? निम्नलिखित में कौन सी वॉइस असिस्टेंट नहीं है? तो जो लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं वो इससे परिचित होंगे। नंबर 1 कॉर्टाना से। आपको अगर अपने लैपटॉप या पीसी से बात करनी है, बात करके कोई टास्क कंप्लीट कराना है, तो उसमें जो वॉइस असिस्टेंट होता है उसका नाम है कॉर्टाना। एलेक्सा, बहुत नाम सुना होगा, बहुत सारे शॉर्ट वीडियो भी आपने देखे होंगे जिसमें बोलते रहते हैं एलेक्सा ये कर दो, एलेक्सा वो कर दो। सिरी भी एक वॉइस असिस्टेंट है, और मैं चाहूंगा कि आप गूगल सर्च करके, या अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, सिरी किसका वॉइस असिस्टेंट है ये आप हमें बताएंगे। जैसे आप जानते हैं एप्पल का वॉइस असिस्टेंट कौन है, ठीक। तो ये आपका जो कारवा है ये कोई वॉइस असिस्टेंट नहीं है। आप जानते होंगे सारे गामा करके जो म्यूजिक कंपनी है उन्हीं का एक, ये समझिए, फॉर्म है कारवा। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, while composing an email, what does the user have to write in the subject field? सब्जेक्ट की फील्ड में क्या लिखना होता है? ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप कोई ईमेल कहें, ईमेल से पहले आप अपने हाई स्कूल या इंटर में आपने बहुत सारे लेटर लिखे होंगे। वहाँ लेटर में भी, एप्लीकेशन में भी एक टर्म आता है सब्जेक्ट, यानी विषय। और विषय में आप संक्षिप्त रूप में वो बात लिख देते हैं जो उस पूरे एप्लीकेशन या लेटर में कही गई होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्माइली इमोजी नहीं, इमोजी स्माइली नहीं होता। रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस ये भी नहीं। द मेन टॉपिक यही हो जाएगा। द मेन टॉपिक ऑफ एन ईमेल मैसेज, ईमेल मैसेज का जो मुख्य विषय है वो आप लिखते हैं कि किस संदर्भ में आप भेज रहे हैं। मुख्यतः लास्ट में संदर्भ में जोड़ देते हैं। जैसे प्रार्थना पत्र आप कोई भेजें तो लिख सकते हैं छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, या इस संदर्भ में प्रार्थना पत्र, वगैरह वगैरह। खैर, प्रश्न नंबर 18 देखें, या कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है ये आपको बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन। तो कंपाइलर मैंने आपको बताया था एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के तहत आता है। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, सी में करें, सी शार्प में करें, जावा में करें, तो जब आप प्रोग्रामिंग में हाई लेवल लैंग्वेज में कोई कोड लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज वो कहते हैं जो हमें थोड़ा सा मोस्टली समझ में आती है। तो जब हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखें और उस प्रोग्राम को क्या करें, एक ऐसे ऑब्जेक्ट में तैयार कर दे जो सिस्टम हमारे कंप्यूटर को समझ में आ जाए, वो काम करता है कंपाइलर। हाई लेवल को लो लेवल में ट्रांसफर कर देना, यानी हमारे समझने लायक भाषा को कंप्यूटर अपने समझने लायक भाषा में जब ट्रांसफर कर दे, उस हिसाब से बना दे, वो काम करता है कंपाइलर। यहाँ समझे, एक प्रोग्राम जो असेंबली भाषा के मशीन भाषा में अनुवाद, ये असेंबलर का काम है, ये नहीं हो जाएगा।
कंपाइलर की बात कर रहे हैं। प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है, और क्या करेगा, प्रोड्यूसेस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बना देगा ऑब्जेक्ट जो हम कराना चाहते हैं उससे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बुकमार्क्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों, जब हम अपने पीसी या लैपटॉप पर या मोबाइल पर भी कहें, कुछ साइट को कंटिन्यूसली ब्राउजिंग करते रहते हैं या मोस्टली ब्राउज करते रहते हैं, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट बुक, तो हम क्या करते हैं कि अब बार बार साइट ना खोलना पड़े, उसके लिए हम उस साइट को बुकमार्क कर देते हैं, ताकि दोबारा जब हमें वो साइट खोलना हो तो टाइप ना करना पड़े पूरा यूआरएल या वेब एड्रेस, सीधा सा बुकमार्क सेक्शन में जा करके जो हम उसका नाम दें, टाइटल नेम टेक्स्ट बुक, उस पर क्लिक करें और आसानी से वो साइट खुल जाए। तो ये फीचर कहलाता है बुकमार्क। देखिए क्या होगा, प्ले एंड प्लग एप्लीकेशन दैट अलाउ टू व्यू सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट, नहीं। सेविंग इमेज की बात बिल्कुल नहीं। मूविंग थ्रू द वेबसाइट यू हैव विजिटेड रिसेंटली, और क्या है, सेविंग एंड ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक वेबसाइट सो दैट यू कैन विजिट देम फ्रिक्वेंटली। अब यहाँ पर बताइए आपको क्या आंसर लग रहा है। एक ऑप्शन दे रहा है कि जो रिसेंटली आपने वेबसाइट विजिट की हो उनकी बात हो रही है, और दूसरी क्या कह रहा है, जो फ्रिक्वेंटली, बस एक ही शब्द का यहाँ पर चर्चा है, एक फ्रिक्वेंटली की बात कर रहा है और एक रिसेंटली। दोनों बात किसकी कर रहे हैं, वेबसाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मूविंग थ्रू, हाँ, मूविंग नहीं करना है, यहाँ से मूव नहीं होना है, हमको दोबारा से अपनी वेबसाइट में आना है। क्या करेंगे, सेव करेंगे ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक वेबसाइट सो दैट यू कैन विजिट देम फ्रीक्वेंटली, दोबारा आप आसानी से उनको विजिट कर पाए। यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 20 सिंपल सा लग रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन फॉर ए वीडियो फाइल। वीडियो फाइल का कौन सा एक्सटेंशन नहीं होता, समझते हैं। जेपीईजी, ये तो आप जानते हैं, ये किसके फॉर्मेट है, ये आपके पिक्चर के फॉर्मेट है, फोटोज के फॉर्मेट है। आप अपने मोबाइल पे तुरंत देखिए कोई फोटो को, उसकी डिटेल में जाइए और फाइल के लास्ट में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, डॉट जेपीजी वहां पर लिखा होगा। डॉट MP4, आपके मोबाइल में अगर कोई वीडियो हो तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या उसकी इंफॉर्मेशन डिटेल में जाइए, वहां देखेंगे फाइल का नाम जब इंड होगा तो डॉट के साथ लिखा होगा MP4। और पहले के ज़माने में ज़्यादातर .MOV और AVI भी चलते थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके घर में शादी की कैसेट हो, आपकी शादी पार्टी की जो कैसेट बनती थी, उनको आप जब देखेंगे तो वहाँ पर .MOV या AVI फॉर्मेट आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा वीडियो फाइल के लिए एक्सटेंशन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये नहीं है। ये किस लिए है, फोटोज के लिए है, पिक्चर्स के लिए है। तो आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से मॉडरेट या यूँ कहें कि थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। वेदांत क्लासेस के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।